फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर विकास। विकास, आज हमारे लाइब्रेरी के नए कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा आप उनसे क्वेश्चंस पुट अप करना और वो भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। ओके, ओके तो फर्स्ट विल मेक यू मीट अवर पीआरटी कैंडिडेट्स। नहीं, यहाँ से पीआरटी कैंडिडेट हेलो कर लो। और लाइब्रेरी कैंडिडेट्स यू नो ऑलरेडी विकास। हेलो। ये हमारे जो नए कैंडिडेट लाइब्रेरी के, ठीक है, ये आपसे लाइब्रेरी के क्वेश्चंस पूछ भी लेंगे और आप भी इनसे हेलो पूछिए। सर। श्योर, ठीक है। आज आपकी वॉइस बहुत अच्छी आ रही है और ये जैसलमेर जी से है सर। और आप बेगूसराय, राइट? बेगूसराय भी, हाँ। चलिए चलिए, नेक्स्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट है हमारे मिस्टर सोमवीर, हरियाणा रोहतक। हेलो ओके, और नॉट मेनी अदर मेंबर्स। तो सबसे पहले मैं शालिनी से शुरू करूंगा। शालिनी, आई वांट विजय मैडम इज हियर। आप कोई भी बात विजय मैडम से कंफर्म कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नए नए मेंबर्स को चाहते हैं जल्दी। और रोहित रंजन, आप आ जाओ, कंप्यूटर एक्सपर्ट है यहाँ पर, आप कंप्यूटर डिस्कस भी कर सकते हो टॉपिक्स, इसलिए रोहित रंजन को भी एड्रेस करूंगा मैं। चलिए। हेलो विजय मैम। आपकी वॉइस कम आ रही है मैम। मैडम आवाज थोड़ा कम आ रही है जोर से बोलो। मैम, मुझे बस बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन से साहित्य को प्रकाशित किया था? कौन कौन फिर सी से प्रश्न करिए, रिपीट करिए, नहीं क्लियर सुन पाई मैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? हाँ, उन्होंने पत्रिका निकाली थी हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी और वामा, और एक क्या भी बता रहे हैं, एक बाला बोधनी थी, एक हरिश्चंद्र चंद्रिका थी और एक पत्रिका है जो भी मम्मी सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बता दीजिए। 3 पत्रिकाएं उन्होंने निकाली थी। सुधा चंद्रिका भी तो थी। हाँ यार, चंद्रसुधा, हाँ चंद्रसुधा वर्षण। Okay, Mr. Rohit, are you listening me? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। I want you should talk to हेलो। Somveer. Okay, you 3 people are here. आप में से एक कौशिक है जो रेगुलर रहते हैं, एक मिस्टर विकास और एक आप सोमवीर है, ठीक है? तो आप लोग डिस्कशन में रहो और सोमवीर से कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो आप चाहो तो। यस रोहित रंजन। हेलो हाँ जी, हाँ जी। यस सर, बताइए। सर, आप ये बताओ आईसीटी के बारे में सर क्या जानते हैं? आईसीटी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है सर, जिसके बेस पे हम जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं सर। ओके सर, यहाँ पे किन्हीं के पास क्या आईसीटी या एजुकेशन स्कीम के कोई पीडीएफ है क्या? Definitely, we'll provide you as conveyed by our student Neha. No worry. But I want you to talk now. Vikas, are you there? विकास, वॉइस नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, जी सर। क्वेश्चन पुट अप करो। मैं पूछना चाह रहा था सर कि किसको? मैं पूछना चाह रहा था कि एक लाइब्रेरियन के वर्क क्या होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दे रहा हूँ मैं लाइब्रेरी में चांस। लाइब्रेरियन का वर्क क्या होता है? हाँ जी, यस। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का वर्क किया है कि वो किताबों को सुरक्षित रखे, प्लस लाइब्रेरी को स्वच्छ रखे सर, ताकि यदि पाठक कोई भी रीडर आए तो उसको ये ना लगे कि हमारी लाइब्रेरी गंदी है और हम उसको थोड़ा अलग फील हो सर। और प्लस में उससे सबसे पहले अगर लाइब्रेरी कंप्यूटर के का अंदर नॉलेज भी कोई होना चाहिए यूजर सर। जाते हैं, जी, सबसे पहले अगर लाइब्रेरी के अंदर यूजर कोई जाते हैं, बुक रीडर जाते हैं पढ़ने के लिए बुक को, जी जी सर। तो ऐसा क्या चीज होना चाहिए, फ्रंट में क्या चीज होना चाहिए ताकि वो देख करके उसको अट्रैक्ट हो सके और वो उनके अंदर पढ़ने की भावना जागृत हो? वैसे तो सभी लोग लाइब्रेरी में जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज हम करें? बोल रहे थे सर कि एक तो सूचना पट वहाँ पे होता ही है और हम रंगानाथन के 5 लोग दे सकते हैं जिससे कि सारे बच्चे एक्टिव हो सके। और मेरा एक क्वेश्चन है सर, अब वर्चुअल लाइब्रेरी किसे कहते हैं सर? वर्धनशील लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी सर। वर्चुअल लाइब्रेरी बहुत सारे लाइब्रेरी के पार्ट्स जो कि रखे हुए रहते हैं उसको वर्चुअल लाइब्रेरी कहा जा सकता है। नो सर। इसमें भी अगर कोई जी, हमको तो ऐसा मतलब हम पढ़े सर ये अमित चंद्र के बुक में सर कि कॉन्टेक्ट लेस, यानी या दीवार से लेस हो उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। और एक और मेरा क्वेश्चन है सर, डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहेंगे सर? जी, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी तो सर सेम होगा। नो सर, नो सेम उसमें आ जाएगा। नो सर, हम पढ़े थे आज सर कि डिजिटल लाइब्रेरी उसे कहते हैं जो सर
एक लाइब्रेरी में ढेर सारे कंप्यूटर हैं और एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, उसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं सर। और एक और मेरा क्वेश्चन है सर, नेटवर्क लाइब्रेरी किसे अच्छा, कहते हैं सर? डिजिटल लाइब्रेरी, नेटवर्किंग लाइब्रेरी ई रिसोर्सेज के ये माध्यम सर से आते हैं, जो कि वर्चुअल ई लाइब्रेरी बुक प्रोवाइड कॉन्टेक्ट किया लेस जा है, जिसे सकता हम है। इंटरनेट का यूज कर सकते हैं सर। हाँ, राइट राइट राइट। और ये और जो ई बुक का डिजिटल लाइब्रेरी है सर, वो मतलब एक लाइनिंग में रहता है सर, और एक वायर से मतलब जोड़ के उसमें स्टोरेज किया हुआ रहता है बुक सर। जी, डिजिटल लाइब्रेरी के फायदे क्या, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी के फायदे ये हैं कि वहाँ मतलब सारे स्टूडेंट आके लाइब्रेरी में सर पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरी से हम कहीं भी किसी जगह, मतलब साइबर टाइप के लाइब्रेरी है सर। मेरा एक और क्वेश्चन है सर, ओके, तो नेटवर्क साइबर लाइब्रेरी टाइप्स के किसे लाइब्रेरी कहते जो हैं आपने सर? बताइए नेटवर्क लाइब्रेरी। सर मुझे नेटवर्क लाइब्रेरी किसे कहते हैं, मेरे एक और क्वेश्चन है। रोहित, यू वांट टू सपोर्ट? नेटवर्क लाइब्रेरी में सर ईमेल आ जाएगा। ईमेल के माध्यम से अगर किसी यूजर्स को कोई बुक लेनी है, तो वो नेटवर्क के माध्यम से अगर मान लीजिए कि हमको बक्सर से कोई बुक परचेज करनी है, बक्सर में वो बुक नहीं है, वो पता चलता है कि किसी अन्य देश में है वो बुक, तो वहाँ के लाइब्रेरी में वहाँ से बात करके लोन पे वो बुक को लिया जा सकता है। इसी को नेटवर्किंग लाइब्रेरी कहा जाता है। क्या ये Yes. कार्य ई लाइब्रेरी ये कार्य जो है ई लाइब्रेरी के माध्यम से नहीं किया जा सकता है सर? राइट राइट, बिल्कुल ई लाइब्रेरी के माध्यम से किया जा सकता है। और नेटवर्किंग का मतलब ही होता है, नेटवर्किंग जैसे कि मान लीजिए कि अभी ई बुक आपके पास होगा तभी तो आप उसका यूज कर पाएंगे। जी ई सर, बुक तो में एक नेटवर्किंग और फायदा है, जैसे कि मान लीजिए कि हाँ जी, सर ये नेटवर्किंग तीनों बेस सर तो ई सेम है सर, लाइब्रेरी ही को लगभग माना ई जाएगा ना? लाइब्रेरी, नेटवर्क लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी सर, नेटवर्किंग तीनों। ईमेलिंग के माध्यम से उसको मतलब लिया जा सकता है। जैसे कि आपके पास वो कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं है, वो जी जी दूसरे सर। लाइब्रेरी में वहां से बात करके और पुनः आप अपने ईमेल पे मंगा सकते हैं और यूजर्स को दे सकते हैं। ये नेटवर्किंग लाइब्रेरी का जब होता सब है। डेटा हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है तो आप उसे कौन सी लाइब्रेरी कहेंगे? दिस इज ए नेटवर्क लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी। ये वर्चुअल लाइब्रेरी के पार्ट्स में आ जाएंगे सर। सर नहीं, नो नो, आई रिपीट इट अगेन। जो भी डेटा आपका इंटरनेट पे जी अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है, आप उसे क्या कहेंगे? वो किस प्रकार की लाइब्रेरी में आता है? इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड उपलब्ध वेब कोई भी में जानकारी। जी, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी में आएगा सर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों है? देखिए, पूरा इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे डिजिटल लाइब्रेरी नहीं कह सकते। और सर ने जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो वर्चुअल लाइब्रेरी इन्होंने पूछा, वर्चुअल किसी भी चीज को तब कहा जाता है जब उसकी एक सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। किसी भी स्पेस के अंदर कोई स्पेस इस्तेमाल किया जाता है तो उसे वर्चुअल कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अभी भी आप जी एक जी, टेबल के अंदर जो ड्रॉवर बनाते हैं, इट्स कॉल्ड वर्चुअल स्पेस और वर्चुअल मेमोरी। नेटवर्क वो होता है जब किसी भी 2 लाइब्रेरी को आप एक साथ में जोड़ देते हैं, 3 को, 4 को, या n नंबर ऑफ नोड्स को आप जोड़ देते हैं, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क्स। तो ये आपके क्वेश्चन। नेटवर्किंग बिल्कुल। मिस्टर शुभदीप, आर यू देयर? यस सर। यस, वेलकम। तो वो आप देखिएगा, वो जरूर। हाय सर, कैसे हैं आप? हाउ वाज योर इंटरव्यू? इट वाज गुड सर। थोड़ा शेयर कर दो यार, हम सब ईगर है सुनने के लिए। कुछ बात बताइए। व्हाटएवर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और टेक्स्ट बुक से उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने तो सर सब्जेक्ट जो के डीप 4-5 में चलते कितने हैं जा वो रहे नहीं हैं? देखे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं लगभग? मिस्टर कौशिक के ज्यादा कंप्यूटर नहीं। रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, मैं आपको कैंडिडेट देता हूँ। ओके सोमवीर। और बाकी सर। क्वेश्चन आप शुभादीप से बीच में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौशिक, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कंप्यूटर, फास्ट। हाँ सर, तो सर हाँ, वेयर और वेयर केयर में अंतर क्या है? इसमें सर वेयर केयर और वेयर केयर में डिफरेंट क्यों लेते हैं डीबीएस में? इसमें 2 डाटा टाइप है ना? आप बता दीजिए। केयर और वेयर केयर दोनों स्ट्रिंग। हाँ, केयर और वेयर केयर की बात कर रहे हैं आप? कैरेक्टर केयर में सिर्फ कैरेक्टर आएंगे, कैरेक्टर हम यूज करेंगे,
और वार केयर में कैरेक्टर और आप न्यूमेरिक दोनों यूज करेंगे। ऐसा है कि केयर की जो लेंथ होती है वो पहले ही अपन डिफाइन कर देते हैं, और वेयर केयर में जब प्रोग्राम अपने आप जब इनपुट लेता है तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसको पहले से डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है मेनली। 16 बिट का जो हम उसके अंदर लेंथ डिफाइन करते हैं, लेंथ की उसकी बता रहे हैं आप? हाँ, मतलब केयर के अंदर पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कि कितना का अपन ले रहे हैं, और वेयर केयर As में डिफाइन नहीं करते। he has told that most of the situation based questions are being asked. तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैं चाहूंगा हमारे पीआरटी कैंडिडेट एक दे आपको, और एनीबडी कैन, यस, एज पर द नेम, आप किसी को भी दे सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यस, जैसे क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं और वो लड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मतलब अगर वो बातें कर रहे हैं, एनीबडी विजय मैडम, एनीबडी ज्यादा टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करें? क्लास में जो बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं, तो लड़ रहे हैं कि बात कर रहे हैं? यस मैम, बात कर रहे हैं, ज्यादा टॉकेटिव है। दे आर फाइटिंग विद ईच आवाज अदर। क्या है सर? टॉकेटिव है। झगड़ा कर रहे हैं ना वो, टॉकेटिव ओनली बातें कर रहे हैं मैडम, दे आर वेरी टॉकेटिव, बहुत बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं तो सर पहले उनको क्या करना होगा ना, अलग अलग उनका सीटिंग करना होगा, थोड़ी दूरी बनानी होगी, एक पास बैठेंगे तो फिर बात। बहुत अच्छे दोस्त है, उसके इंटरनली इमोशन है सब, वो अलग नहीं हो सकता। कितना इंटरनली जरा बताना। मन से दूर नहीं होगा, पीठ के बाहर तो आप दूर कर सकते हो। तो ठीक है सर, उनको हम अलग नहीं बैठाएंगे, पर उसमें क्या होगा ना कि उनको थोड़ा वर्क दे देंगे, आपस में दोनों को अलग अलग वर्क देके बिजी कर सकते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, और जो भी करेगा उसको हम गुड देंगे। विजय मैम, वो दोस्त है ना, वो बहुत क्लोज फ्रेंड है और आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और इमोशनली भी अटैचमेंट है उनका, फिर आप कैसे अलग करोगे उनको? तो वही तो मैं बता रही कि अलग नहीं करेंगे। तब भाई अगर लगता है कि अलग करने से वो दुखी हो जाएंगे या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएंगे, तो वो एक ही पास उनको बैठाएंगे, पर दोनों को काम हम अलग अलग दे देंगे। फिर भी बात करेंगे तब तो उसको कुछ नहीं, तो हम टास्क देंगे ना कि जो इसमें अच्छा करेगा उसको हम कुछ मैम, वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, कंडीशन ये है, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इनाम के लालच में हो सकता है अपने वर्क पे फोकस करे, या मैं ऐसा करूंगा तो मैं मुझे गुड देंगी, या क्लास में कुछ और सब बच्चों से क्लैपिंग कराएंगी, तो ऐसा कंपटीशन कभी कभी होता है जो बातें की हो। हाँ जी, कुछ दीजिए। मैम वो फिर भी नहीं माने ये बताना चाहते हैं मैडम प्रिया। मैम वो ये पढ़ाते वक्त बहुत ज्यादा इंगेज रख सकते हैं, ताकि मतलब हम उनसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि वो इंगेज रहें और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ उनसे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि वो बातें करते रहे, और उन्हें लगेगा कि, और हम उन्हें अपने उनके नाम से पुकारेंगे ताकि लगेगा उन्हें कि हम उन्हें स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, तो वो आई थिंक कम बातें करेंगे, और बातें नहीं करेंगे तो इंगेज होंगे पढ़ाई में। क्या कहोगे आप? एक क्वेश्चन था मेरा, और एक मिनट ये ऐड करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ जी, फिर आप क्वेश्चन पुट अप करें। उससे क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। एक एक्टिविटी में अगर वो शांत नहीं हुआ तो दूसरा एक्टिविटी करवाएंगे उस। ओके मैडम, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उसका सबसे बेटर होगा कि आप एक दोस्त, तो दोनों दोस्त है ना, हम भी उनका दोस्त बन जाएं और उनको फिर से समझा के थोड़ा सा शांत करा दें। मैडम का क्वेश्चन गुड। अभी एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपका क्या राय है उसके ऊपर? ऐसा हमसे इंटरव्यूअर पूछेंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एक एनईपी आया है, आईसीटी आया बहुत चेंज हो गए, बहुत बातें हो गई, तो हाउ व्हाट आर योर व्यूज? यू कैन। वो तो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आया तो वो इम्प्रूव करने के लिए आता है, और क्रिएटिव लर्निंग के लिए आता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो, बस ये है। मतलब आपका यही रहना चाहिए ना कि आई विल पार्टिसिपेट विद माय 100% डेडिकेशन। सर जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति की जो बात चल रही है सर। हाँ जी मैडम। तो इसको, हाँ, तो इसमें क्या है कि अब यह है कि करके सीखना। पहले बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे या वो बीच में ड्रॉप कर देते थे, तो ये सबको देखते हुए गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाई है कि बच्चे स्कूल की तरफ खुद ही आए। तो 3 साल तक वो प्ले वे में रहेंगे, खेलेंगे, फिर उनका एग्जाम नहीं होगा,
और उसके बाद आगे चल के जो हायर लेवल पे है, कोई स्ट्रीम नहीं है, जिसको जो सब्जेक्ट मन करेगा पढ़ेगा, बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो पढ़ाई छूट गई तो फिर आगे से फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है तो मुझे तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है सर, हर बच्चे के लिए। अब किसी बच्चे को ये नहीं कोई कहेगा कि वो आर्ट साइंस का, वो सब कॉमर्स लिया है और वो साइंस का है, अब सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो एक तरह से उनके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना भी नहीं आएगी ना। पहले होता था, हम लोग फैमिली में भी इसको फेस किए हैं, अरे वो साइंस बैकग्राउंड का, वो तेज है, तुम आर्ट्स पढ़े तो तुम कमजोर होगी तभी तुमने आर्ट्स लिया है। पर ये वाली फीलिंग अब बच्चों में नहीं आएगी, सब अब नहीं ग्रेजुएट है। रहेगी। राइट राइट। मैम अब नहीं रहेगी। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है? सर हिंदी में करेंगे तो मुझे सुविधा होगी। इधर रोहित और ये है ना कौशिक वगैरह, ये ट्राई करें। असिमिलेशन नहीं पता सर। हाँ जी आप ले सर आप बता दो। उसमें एक होता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन समायोजन होता है क्या? जैसे पहले से हम अगर कोई भी चीज जान रहे हैं उसमें अगर कोई और चीज हम ऐड कर देते हैं, जैसे सपोज इधर समझिए कि कुछ जान रहे हैं कि हम साइकिल ऐसे चलाते हैं, ठीक है, उसका और कोई टेक्निक मुझे डेवलप हो जाती है तो वो एकोमोडेशन हो जाएगा। समायोजन का एक एग्जाम्पल ये है मैम कि जैसे अपन कभी होटल वगैरह में जाते हैं और अपने को उस नल के बारे में नहीं पता होता कि वो कैसे चल रहा है, हम किसी और को देखते हैं कि वो कैसे चला रहा है और फिर अपन चलाना उसके हाथ नीचे लगाते हो, पानी आ जाता है, अपन सीख जाते हैं, उसको समायोजन बोलते हैं। कि कोई चीज को देख के अपनी वाले ज्ञान में ऐड करके नया ज्ञान बना लेना। और एक एसिमिलेशन होता है जिसको पूर्व ज्ञान में जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि हम कभी बिल्ली देखें और कुत्ता को भी बिल्ली समझ लिए तो वो हो गया एसिमिलेशन। बट हम फर्क करने लगे कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। उसको एडजस्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे है। एक क्वेश्चन है मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस यस पूछिए। चूंकि लाइब्रेरियन में तो सिर्फ इंटरव्यू हो रहे हैं और 30 मार्क्स हैं, 30 डेमो के हैं, 30 इंटरव्यू के हैं, तो क्या ये डेमो वाले सेक्शन में ये लोग क्या करवा सकते हैं, यदि किसी को आइडिया हो इसके बारे में? सर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग में 4 प्रकार की लाइनें होती हैं सर, उस लाइनों का नाम पूछ सकते हैं आप, उस पर बना सकते हैं, डेमो अपना तैयार कर सकते हैं। डीडीसी है उस पर आप डेमो तैयार कर सकते हैं सर। ओके। और 5 लॉ बता सकते हैं। हो गया, कॉलोन क्लासिफिकेशन हो गया। और ये लोग क्यों आए, डीडीसी का यूज क्यों हुआ, यूडीसी का यूज क्यों हुआ, कॉलोन क्लासिफिकेशन का यूज क्यों हुआ, ऐसा ये एस्टैब्लिश कब लाया गया, और सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट लाइक यही सब क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं। और सर क्लास के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो हम बच्चों को यदि पढ़ाना है तो हमें 5 रूल्स बता सकते हैं कि 5 लॉ क्या है, और लाइब्रेरी रूल्स पढ़ा सकते हैं सर कि क्या है लाइब्रेरी के रूल्स क्या है, आपको लाइब्रेरी में आना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी जी, कॉल नंबर, क्लास नंबर वगैरह वगैरह, ये सभी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, राइट? जी जी सर। जी सर। सर विकास सर, मेरा एक क्वेश्चन है, सिचुएशनल बेस्ड है। जैसे कि मेरी लाइब्रेरी में जो कैमरा इंस्टॉल करवा रखे हैं मैंने, वो किसी वजह से खराब हो चुके हैं, और कोई बच्चा आता है वो बुक्स के कुछ पेज निकाल के वो छुपा के जेब में ले जाता है और हमें पता नहीं चलता है किस बच्चे ने ऐसे ये काम किया है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो वो वेरिफिकेशन करेंगे और लाइब्रेरी के एंट्रेंस और एग्जिट डोर पे अटेंशन रखना होगा हमें। और कैमरा चूंकि आप तो कह रहे हैं कि खराब हो गया है, तो RFID जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है, उसके तहत हम सर जो RFID जो टेक्नोलॉजी है वो तो फिर बुक्स को पकड़ सकती है ना, पूरी बुक के लिए होगी, लेकिन वो पेजेस जो निकाल के ले गया बच्चा उसको हम कैसे रिकवर करेंगे फिर? उसके लिए तो सर आई हैव नो आइडिया, यदि आप बता सके तो। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना, कि आप एग्जैक्ट उस बच्चे को पकड़ लोगे। बिल्कुल। अगर ये रहता है वो पेज ही फाड़ करके लाइब्रेरी के अंदर, ऐसा नहीं है कि हर समय बहुत भारी भीड़ आती है, और अगर आपने पहले वो बुक थोड़ा सा भी पता हो आपको कि ये काम कब हुआ है, तो कुछ बच्चे आपके ऐसे होने चाहिए। रूल ऐड कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बुक्स जो पढ़ रहा है वो तो जिस टाइम वो लाइब्रेरी से बाहर निकल के जाता है तो वो बुक्स पहले हमें चेक करवाए, एक बार चेक कराए। हाँ चेक, ये रूल रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं आप।
सर तो वहां पे तो ये सिस्टम होता ही है कि जैसे कि आप इंटर हो रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक किया जाता है, फिर बाहर आ रहे हैं तो वो चेक किया जाता है। अटेंशन का मतलब तो यही होता है कि पहले चेक किया जाता है उस चीज को। सर हम किसी स्कूल में लाइब्रेरियन मतलब पोस्ट के लिए बहाल हुए हैं सर, और वहाँ पहले कोई लाइब्रेरी थे, और मेरे आने के बाद सर कोई बच्चे नहीं आ रहे लाइब्रेरी, तो हम उसको इम्प्रेस कैसे करेंगे सर लाइब्रेरी में आने के? हाँ, सबसे पहले तो बुक मैनेजमेंट में बुक को मैनेज करने में हमारी कमी दर्शाती है, चूंकि यूजर्स नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको बुक सीक्वेंस में रखना नहीं आ रहा है, तो वो सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे कि सीक्वेंस में रखने का मतलब हो गया कि ए नेम वाले बुक को अलग, बी नेम वाले बुक को अलग, ऐसे ए से जेड तक के बुक को अलग अलग सीक्वेंस में रखेंगे। उनके सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, और बच्चों के जैसे कि 1 to 6 लेवल के लिए अलग, और चूंकि केवीएस में 1 to 12 तक जितने क्लास होते हैं उसमें एक ही लाइब्रेरी होती है। तो उनके क्लास के मुताबिक हम क्या करेंगे कि उनके बुक को सजाएंगे, कैटलॉग में उनके बुक को सजाएंगे, और इस टाइप से यूजर्स आएंगे और उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इंडेक्स के अंदर वो अपना बुक देखेंगे और अपने बुक को पढ़ना चालू कर देंगे, और इस तरह से वन मोर क्वेश्चन, यस हाजी फास्ट। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, औपचारिक पुस्तकालय और अनौपचारिक पुस्तकालय किसे कहेंगे सर? औपचारिक पुस्तकालय में आप बताना चाहिए। औपचारिकता नहीं भाई, इसका इंग्लिश क्या होगा सर? और औपचारिक, हाँ जी आप बताना चाहते हैं? फॉर्मल क्वेश्चन है, चलिए बस क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या? एनीबॉडी वांट टू टेल? फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन? इन्होंने अभी जो कहा है कि औपचारिक पुस्तकालय और अनौपचारिक पुस्तकालय, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देते हैं, शायद मैं सही बता रही हूँ आपको। जी फॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया। और जो जैसे कि पहले वो वृद्धों को पढ़ाया जाता था या छोटे महिलाओं को पढ़ाया जाता था, जिनका कोई फिक्स क्लास नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता है, मुझे खाली होंगे तो पढ़ेंगे, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई आपकी। तो मैम इसमें अनौपचारिक शिक्षण में तो हम ये जैसे वीडियो टेक्नोलॉजी ये जो आ गई है कोविड-19 के दौरान, ये सब बहुत भारी मात्रा में ये सब चली थी। हम लाइब्रेरी के बारे में पूछे हैं सर, हम शिक्षा के बारे में नहीं पूछे सर। औपचारिक वाले शिक्षा के बारे में दूसरे लोग पूछे। सर औपचारिक लाइब्रेरी की बात यह कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम इस समय हमारे पास रूल पढ़ाए गए हैं कि आप लाइब्रेरी के कुछ रूल्स हैं और लॉ है, तो औपचारिक में ये आ जाएगा कि सर जो चीजें हैं वो सजाती रहे, ठीक है ना। अनौपचारिकता में ये आ जाएगा सर कि चीजें जो है ना वो पुरानी होंगी और पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग चल रही होंगी। ओके, अगर इसमें कहा जाए कि लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी को छोड़ करके अगर ये जो पुस्तकालय, जो कि पुस्तक हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके हानियां क्या क्या गिनाई जा सकती हैं, तो क्या बताएंगे इसमें? हाँ जी एक बार रिपीट कर दीजिए। जो लाइब्रेरी है उसमें जो पुस्तकें रखी हुई रहती हैं, तो वो लाइब्रेरी की हानियां क्या क्या हो सकती है? उसके बेनिफिट तो हम लोग सभी लोग आप जैसे कि बता दिए, लेकिन हानियां ये होगी सर कि बाय द वे हमारी लाइब्रेरी की कोई पुस्तक मोटी है, फट जाती है सर, पेज बिखर जाते हैं, उसका आप केयर नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार की हानि है सर। और एक एज ए लाइब्रेरियन हमें ये समझना चाहिए कि पुस्तक मोटी है सर, तो उसको एज ए अच्छे से सजाकर और उसको सिलवा के रखना है आपको सर। और अन्य बहुत सारी हानियां हैं सर। सर बता सकते हैं आप? और सर कोई लाइब्रेरी से बुक लेके चल गए तो उसमें भी मेरी हानियां हैं सर। बता रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि जैसे कि लाइब्रेरी बहुत सारे पुस्तकों को इकट्ठा करने के लिए एक वाइड एरिया हमको चाहिए होता है, क्योंकि वाइड एरिया हमको रखना होता है, और प्रत्येक वर्ष वो पुस्तकें सड़ी गली हुई हमको, मतलब 10 पुस्तकों को ऐसा माना जा सकता है कि वो 10 पुस्तकें सड़ेंगे ही सड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी हानि है। और पुस्तक बनाने के लिए पेज की आवश्यकता होगी, पेज की आवश्यकता कहाँ से होगी? तो हम पेड़ पौधे की कटाई करेंगे, तो इन्वायरमेंटल हानि भी हो रही है, वातावरण को भी नुकसान जी, तो वातावरण को भी नुकसान हो रहा है। और हमारे और ये जो ई रिसोर्सेस हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट है, कहीं भी जा सकते हैं, ये बुक न सड़ेंगी, न गलेंगी, न फटेंगी,
और इसके लिए कहीं रखने के लिए एक छोटे से हार्ड डिस्क में भी अपने रख करके अपना ले जा सकते हैं कहीं भी। यस, एक वांट टू आस्क वन क्वेश्चन क्वेश्चन। है कि बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता है और उनके पेरेंट्स मुझे कहने आए हैं स्कूल में कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं स्कूल आना चाह रहा है। कैसे फाइंड आउट बच्चा कीजिएगा? को किस चीज में मन जी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? फाइंड आउट करेंगे, जैसे पेरेंट्स से ही पूछेंगे। पेरेंट्स तो बताने आए हैं ना कि पेरेंट्स को पता नहीं, पेरेंट्स को बच्चा नहीं बताता है। ओके, तो मैं बच्चे से ही जा करके पूछूंगा ना, बच्चे के पास जाऊंगा, उसके एक्टिविटीज को समझूंगा कि बच्चा का आखिर मन किस काम में लगा हुआ है, वहां से कैसे हमको डाइवर्ट करना है, बच्चे के माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, उसी के जो चीज वो सोच रहा है, जो चीज वो लिखना चाह रहा है या जिसके तरफ वो जाना चाह रहा है, उसी के अंदर मैं पढ़ाई को इंक्लूड करके उसके अंदर ऐसी भावना जागृत करूंगा ताकि वो पढ़ने में उसका मन लग सके और पुनः वो विद्यालय आने के लिए उत्सुक हो सके। पहले ही हम उसके घर पहुंच जाएंगे या उनको कोशिश करें, ट्राई करेंगे कि किसी तरह से बच्चा आए? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगी कि पहले बच्चे को हम विद्यालय में बुलाएंगे, फिर हम देखते हैं कि वो किस चीज में, खेलने में अगर उसकी रुचि है तो 2-4 दिन उसको छोड़ देंगे कि जहां मन करे वो अपना खेले, ताकि उसका एक जो भय है विद्यालय आने का वो निकल जाए। फिर धीरे धीरे करते करते उसको क्लासरूम की तरफ ले जाएंगे, और जहां तक लगता है कि 15 दिन या 20 दिन के बाद वो क्लासरूम में बैठने लगेगा, क्योंकि स्कूल का जो डर है कि हम जाएंगे तो वहां पर अच्छा नहीं लगेगा, टीचर्स मारेंगे हमको, ये सारी चीजें उसके मन से निकल जाएंगी। और ऐसा बहुत लोगों ने भी कहा है कि बच्चे को उनके सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। रूसो वगैरह भी करते हैं कि बच्चा जैसे सीखता है उसको वैसे सीखने दो। विजय मैम, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे एज ए टीचर? सक्सेस, सफलता। एज ए टीचर मैं सक्सेस को डिफाइन करूंगी कि मैं जैसे हिंदी पढ़ा रही हूँ मेरे क्लास में, मैं अपने पर मतलब एग्जांपल देके बता रही हूँ, तो मेरी सफलता इसमें ये होगी कि मेरे क्लास के अधिकतम बच्चे वो हिंदी में एक्सपर्ट हो और एग्जाम में उनके हिंदी में सबसे अच्छे नंबर आए। ये एक टीचर के रूप में मेरी सफलता होगी कि वो बहुत अच्छे मतलब हिंदी के जानकार बन जाए। मैम ठीक है, लेकिन आप एग्जाम का जिक्र ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाना ही आपकी एक इंटरप्शन है बीच में। विजय मैडम, वी हैव अ कैंडिडेट जिनका प्लेस जो है बेगूसराय वही दिनकर जी का है, तो इसलिए ये आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं। हाँ जी मैम, दिनकर जी का प्रमुख रचना बताइए, और उसके बाद क्या मैं रश्मि रथी के बारे में कुछ सुना सकता हूँ इंटरव्यूअर के पास? ये थोड़ा गाइड करें। हाँ, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, समाधेनी है, धूप और धुआं है, लाइफ, नीम के पत्ते हैं, और उर्वशी है उनकी रचना, और भी बहुत सारी है, अर्धनारीश्वर है। तो मैं सोच रहा था मैम, जैसे इंटरव्यूअर के सामने में रश्मि रथी का कुछ जो है वो बहुत अच्छा जो कृष्ण और दुर्योधन संवाद है वो बहुत बेस्ट है, और कृष्ण और कर्ण संवाद जो है वो भी बहुत बेस्ट है। दोनों में कोई भी तैयार करके आप सुना सकते हैं। सुभादेव सर, एक क्वेश्चन है मैम। मैं सुभादेव सर, हाँ? है कि बच्चा क्लास में अच्छा नंबर ला रहा है, बट वो जब फाइनली एग्जाम होता है या बोर्ड होता है उसका नंबर अच्छा नहीं आ पाता, क्या करेंगे? आपके क्लास में अच्छा सर अगर एक बच्चा क्लास में अच्छा लाता है लेकिन एग्जाम में नहीं ला पा रहा है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, उसको एग्जाम का फोबिया है शायद, या फिर कुछ ऐसी बात है जो उसके एग्जाम में उसको डर लग रहा है। क्योंकि अगर जो बच्चा क्लास में अच्छा कर रहा है उसका मतलब उसका बेस और टॉपिक और उसका जो ये है सब्जेक्ट है उसका थिंकिंग वो सब क्लियर है। एक बात यही है कि उसका एग्जाम का कोई डर है उसको कि वो अच्छे मार्क्स अगर नहीं ला पाए सपोज, तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उसके क्लासमेट्स उनके ऊपर हंसेंगे। ये उसका मेंटल। शुभादीप की जो प्रेजेंस थी, शुभादीप सेकंड्स रह गए इसलिए मैं बोलूंगा, आज जो प्रेजेंस थी वो वाकई में मार्वलस थी, और वी आर थैंकफुल टू दिस कैंडिडेट, क्योंकि बहुत रेयर कैंडिडेट्स होते हैं जो आकर एक्सपीरियंस देकर लोगों की हेल्प करने की इच्छा जताते हैं, राइट? सो बिग क्लैप फॉर यू। सबसे पहले एक छोटी सी पॉइंट सुन लीजिए, स्टार्ट प्लीज फास्ट।
My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the